तो मुझे इस बाइक को चलाते 2648 किलोमीटर्स हो चुका है। स्टार्ट करेंगे, पहली बात है प्राइसिंग की, इसकी एवरेज कितनी है, क्या इश्यूज़ मैंने फेस करे। बट ये हाई स्पीड्स पे इतना अच्छा नहीं काम करेगी। है इसका मेंटेनेंस का पार्ट आता है, इसका आफ्टर सेल्स कैसा है, इसकी रोड प्रेजेंस। यार कहते हैं कि मैट कलर इसका सस्टेनेबल है या नहीं। मैं गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। टाइम हो रहा है 11:30 मॉर्निंग के। 381 है हमारा EQI और 24 डिग्रीज है टेम्परेचर। थोड़ा ठंडा हो गया है, मौसम बढ़िया हो गया है, राइड पे जाने का भी मज़ा आता है, प्लस अब ऑफिस भी बाइक पे जाने पे गर्मी नहीं लगती। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? टॉपिक है यूट्यूब स्टूडियो के एनालिटिक्स पे छोड़ रहा हूँ। जो भी एनालिटिक्स मुझे बोलेगा, जिस भी चीज़ के बारे में वो मुझे बताएगा कि आप लोग ज़्यादा सर्च करते हो, मैं उस बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। तो एक अभी अगर आप मैं कहीं स्क्रीन पे लगा दूंगा, स्क्रॉल करते हुए दिखाऊंगा, तो इसके अंदर एक मेरे को दिखाई दिया है कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो मुझे अपनी बाइक को चलाते हुए अराउंड 2600-2700 किलोमीटर्स हो चुका है। विद इन सिटी मेरी मोस्टली ड्राइव रही है। मेरा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस कैसा रहा है 2500-2600 किलोमीटर्स चलाने के बाद? डू आई रिकमेंड यू गाइस कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए, या आपको होंडा हाइनेस लेनी चाहिए, या आप कोई भी और दूसरी बाइक लेना चाहो? क्या मैं खुश हूँ या मैं नहीं हूँ खुश अपनी बाइक से? आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाकी की वीडियो बनाते हैं बाइक पे चल के। यस, अभी एक बार बाइक स्टार्ट कर ले और घर से बाहर निकाल ले। दादी पूछ रही है ऑफिस जा रहा है? आई सेड यस नॉड करके। तो अब हम चलते हैं। यार ये ग्लव्स अच्छे हैं, थोड़े कॉस्टली हैं, बट अगर आपको इसका रिव्यू कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। हाँ जी, तो लेट्स टॉक। तो जैसे कि मैंने आज आपको बोला कि हम बात करेंगे क्लासिक 350 रीबॉर्न की लॉन्ग टर्म ओनरशिप की। तो अगर यहाँ पे दिख रहा है तो मुझे इस बाइक को चलाते 2648 किलोमीटर्स हो चुका है। अब 2600 किलोमीटर चलाने के बाद क्या मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ ये बाइक लेनी चाहिए? किस सेट ऑफ पीपल के लिए ये बाइक है और किन के लिए ये बाइक नहीं है? आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ एक पॉइंट्स में इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा, और ऐसे कोई नंबर्स नहीं है मेरे पास कि मैं आपको टॉप 5 रीज़न या टॉप 10 रीज़न बोलूँ। जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। तो हम स्टार्ट करेंगे, पहली बात है प्राइसिंग की। जब मैंने ये बाइक ख़रीदी थी तो अराउंड मुझे 260 की पड़ी थी। आई थिंक द प्राइसेस आर स्टिल द सेम। 2,60,000 मेरे हिसाब से इट इज़ अ बिट ऑन द हायर साइड। ये अराउंड 2 के आसपास होनी चाहिए थी। इट हैज़ 350 सीसी का इंजन, टॉर्क हैवी है। मतलब इसमें होता क्या है, आपको लोअर रेव्स में आपको अच्छी टॉर्क मिलती है, विच मीन्स कि अब जैसे मैं इसी स्पीड पे 40 की स्पीड पे मैं 4th गियर में चल रहा हूँ, कोई इशू नहीं आ रहा मुझे। अगर मैं 5th गियर भी कर दूँगा तब भी मेरा चल रहा है। देखो आराम से चल रहा है, मैं चला पा रहा हूँ, मुझे एज सच कोई गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये हाई स्पीड्स पे इतना अच्छा नहीं काम करेगी। 100 तक जाते जाते ये 3-4 बार मर जाती है, इसकी आत्मा निकल के बाहर चली जाती है। अगर इसकी आत्मा दिखाई देती होती ना तो आप 80 पे ही पीछे छूट जाती है उसकी आत्मा। तो 100 तक तो पता नहीं क्या इसकी बॉडी ही जा रही होती है। तो अगर आपका मोटिव है इसको हाई स्पीड्स पे चलाने का तो दिस बाइक इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, तो प्राइसिंग मेरे हिसाब से थोड़ा स्टीप है, बट इन केस इफ़ यू आर ओके विद द प्राइसिंग देन डेफिनेटली आप बाइक ले सकते हो। पूरा मेटल मेड है यार, आगे से लेके पीछे तक हर एक चीज़ लोहे की है। ऑफ कोर्स प्लास्टिक भी है बीच में, बट आप यू गॉट माई पॉइंट राइट। अगर आप इस बाइक को, प्यार चल रहा है देखो कितना ज़्यादा, तो अगर आप इस बाइक को 10-15 साल भी रखोगे ना तब भी ये खड़केगी नहीं। जैसे मेरे पास इससे पहले, बहुत पहले करिश्मा होती थी। करिश्मा वॉज आई थिंक 70-80% प्लास्टिक ही था यार। उसका इंजन को छोड़ के हर एक चीज़ प्लास्टिक की थी उसकी।
होता क्या था, कई बार मैं जाता था किसी खड्डे में, बम पड़ा और मेरा आगे का मडगार्ड टूट गया। तो क्वालिटी वाज एब्सोल्युटली शिट। अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भैया हम क्लासिक ख़रीदें या फिर हम हंटर ख़रीदें। अब हंटर इज़ अ हाइब्रिड, उसका जो टैंक वगैरह है वो सिर्फ मेटल का है, बाकी एवरीथिंग इज़ प्लास्टिक अगेन। मैं हंटर मैंने कंसिडर करी थी बट मैंने ली नहीं, क्योंकि मुझे वो थोड़ी सी ज़्यादा टाइनी लगती है। तो उसका रोड प्रेजेंस है थोड़ा सा कम है, और वो स्ट्रैटेजिकली बनाई भी उन लोगों के लिए गई है जिनको क्लासिक या फिर थंडरबर्ड थोड़ी इंटिमिडेटिंग लगती है कि ज़्यादा बड़ी है, भारी है, गिर गई तो क्या करेंगे, दिस एंड दैट। बट लेट मी टेल यू, ये चलते हुए बिल्कुल पता नहीं चलता ये कितनी हैवी है। अराउंड 200 kg की है ये बाइक, ठीक है, बट यू वुड नॉट फील दैट। तो प्राइसिंग इज़ देखो सब्जेक्टिव है, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको प्राइस सही लगता है तो ख़रीद लो, नहीं सही लगता तो आप कुछ और ख़रीद लो। दूसरा पार्ट आता है इसका, क्या इश्यूज़ मैंने फेस करे। मैंने सिर्फ इसके साथ एक ही इशू फेस किया, वो भी मेरी ही गलती थी। मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐड करवा लिया था, जो HJG की माइनस वाली हेडलाइट 60 वाट की। पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है लोगों के साथ जिनको इशू आया था, बट ऑन दी अदर हैंड देयर आर अदर सेट ऑफ पीपल जिनको कोई इशू नहीं आया। उन्होंने लगवा रखी है, BS6 में लगवा रखी है। लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया है, आई थिंक उन्होंने रिले लगाया है, मेरे वाले में रिले नहीं लगा था, तो दैट कुड बी द वन रीज़न। कभी देखेंगे, कोशिश करके एक बार दोबारा लगा के देखेंगे। 3 साल की वारंटी है, मैं एक बार और चेंज करा लूँगा। इसकी बैटरी क्या फ़र्क पड़ता है भाई, है बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो अपार्ट दैट मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया इस बाइक में। आप ले सकते हो, अगर आप वैसे भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं छिड़वाओगे तो कोई इशू नहीं करेगी। मैं अब इसको 5-6 दिन छोड़ के चला जाता हूँ, वापस आता हूँ, एक सेल्फ में स्टार्ट होती है और मुझे कोई इशू नहीं आता, ठीक है। थर्ड पार्ट आता है जो कि आई थिंक इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा, या फिर इंडियन इन दैट फॉर दैट मैटर किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसकी एवरेज कितनी है। पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा होता है मेरा, जितने भी अगर मेरे पास 50 कमेंट आते हैं तो 50 कमेंट में से अगर 40 कमेंट रॉयल एनफील्ड के बारे में है तो उसमें से 30 कमेंट मेरे जो होंगे तो यही होंगे कि एवरेज कितना देती है। तो क्वाइट ऑनेस्टली मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि बहुत अच्छी एवरेज दे देती है। विद इन सिटी अभी जैसे मेरा कम्यूट चल रहा है, आप देख ही रहे हो, मैक्सिमम 20-22-23 की एवरेज देगी, इसके ऊपर की एवरेज नहीं देगी। स्प्लेंडर नहीं है ये समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। 350 सीसी है, और रॉयल एनफील्ड इज़ नोटोरियस व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स वर्सेस द बाइक, जैसे ये परफॉर्म करती है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन सेट करेक्ट होंगी तो आप परेशान नहीं होगे बाइक से, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे बाइक से। अच्छा, तो ये 22 के ऊपर की एवरेज नहीं देगी। बट अगर आप लॉन्ग रूट्स पे जा रहे हो, आप संडे राइड्स पे जा रहे हो, एक कंसिस्टेंट स्पीड पे रखते हो, ज़्यादा ब्रेक्स नहीं मार रहे, ज़्यादा गियर नहीं चेंज करे, तो अराउंड 36-37-38 की आपको एवरेज मिल सकती है। मे बी मोर, डिपेंडिंग ऑन कितना सीमलेस आपने चलाया, कैसी आपकी राइड थी, दिस एंड दैट। फोर्थ पार्ट आता है इसका मेंटेनेंस का। तो जो इसकी पहली 3 सर्विसेज हैं वो तो फ्री ही होती हैं। इसके अंदर भी एक सर्विस होती है जिसमें आपको कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है, बट अदरवाइज़ इसकी जो मेंटेनेंस रहती है फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर इज़ वेरी मिनिमल। मैक्सिमम शायद मैंने जो दिया था, मैं गलत हो सकता हूँ, और मैं गलत हुआ तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। आई थिंक जो मेरी सबसे कॉस्टली सर्विस जो पहले 1 साल में हुई थी वो अराउंड 1000 रुपीज़। उसके अंदर शायद उन्होंने ऑयल वगैरह, एयर फिल्टर वगैरह सब चेंज किए थे। मैं यहाँ पे लगा दूँगा स्क्रीनशॉट अगर मैं गलत हुआ तो। और जो मेरी इसके बाद वाली सर्विस है वो मेरी अभी तक हुई नहीं है, अब होगी, जो कि इसकी पेड सर्विस होगी। उसके अंदर लेबर कॉस्ट ऐड हो जाएगी, एंड आई थिंक जो मैंने लोगों से सुना है अराउंड 3000 तक चली जाती है, और इसको आपको हर 6 महीने में सर्विस करवाना है। तो आप 1 साल में लगा के चलो अराउंड 6000 तो आपके सर्विसिंग कॉस्ट में ही चली गई। एंड देन जो इसके पेट्रोल कॉस्ट है वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना राइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिफ्थ पार्ट आता है इसका आफ्टर सेल्स कैसा है। अगर आप लोगों को कभी कोई इशू फेस हो तो क्या 2.5 लाख रुपए या 2.25 लाख रुपए लगा के आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा? तो उसका आंसर है घंटा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अपना जहाँ तक का दम लगा सकते हो वहाँ तक का दम लगाना पड़ेगा। अगर आपका कोई यूट्यूब का चैनल है या आप इच्छा रखते हो यूट्यूब का चैनल बनाने की, तो ये बाइक आपका वो इच्छा पूरी कर देगी। आप बनाना शुरू कर सकते हो। दैट इज़ हाउ आई मेड दिस चैनल। मेरे को इस बाइक के साथ इशू आते थे और मैं वो रिकॉर्ड करता था, रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डालता था।
and then it helped me resolve a lot of the issues quite quickly. तो आपकी ये जर्नी स्टार्ट करवा सकती है. बट ये जो सर्विस सेंटर वाले हैं, दीज गाइज आर वैम्पायर्स. इनको मज़ा आता है आपका खून पीने में. इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना. रादर जो रॉयल एनफील्ड की कस्टमर केयर की ईमेल आईडी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. कोई भी इशू आता है उस पर उनको लिख के भेजो एंड दे विल गेट इट रिजॉल्व बिफोर यू वुड बी एबल टू गेट इट डन बाय योरसेल्फ. ठीक है. तो आफ्टर सेल्स इज शिट. अगर आप इनके सर्विस सेंटर्स की बात करो, बट इन केस अगर आप कस्टमर केयर की बात करो रॉयल एनफील्ड का, इट इज़ वेरी नाइस. मैं बहुत थॉरोली इम्प्रेस हुआ था उन चीज़ से. तो उस बेसिस पे भी ले सकते हो. 5th या 6th वॉट एवर द पॉइंट वुड बी. इसकी रोड प्रेजेंस, यार बाइक रोड प्रेजेंस रखती है. अगर आप अराउंड 3 लाख रुपए की बाइक की बात करते हो तो यू गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑन रोड इस बाइक को लेके. अब ऑफ कोर्स यार 3 लाख रुपए में आप कितनी ही ज़बरदस्त रिस्पेक्ट पालोगे. ऐसा कोई नहीं है कि आप लेके जा रहे हो और लड़कियां मुड़ मुड़ के देख रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. तो प्लीज़ सेट योर एक्सपेक्टेशन करेक्ट. अगेन मुड़ मुड़ के तो भाई जी को भी नहीं देखती लड़कियां. तो सोच समझ के ही ख़रीदना जो भी ख़रीद रहे हो. और अगर आपको लग रहा है ये ख़रीद के आपका यूट्यूब चैनल एकदम से चकाचौंध हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. अगेन कीप योर एक्सपेक्टेशंस करेक्ट. तो बट अच्छी है यार बाइक, मैं वही बता रहा हूँ. अच्छी है, अच्छा रोड प्रेजेंस रखती है मेरे ओपिनियन के हिसाब से. एंड आई एम सॉरी इफ़ आई एम ऑफेंडिंग एनी हंटर राइडर्स. हंटर से बेटर दिखती है. हंटर मुझे थोड़ी सी फेमिनिन लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि जो थोड़े मीडियम बिल्ड के लोग हैं या थोड़ा आई थिंक शॉर्ट हाइटेड हैं, उनको ज़्यादा सूट करेगी. तो मेरे हिसाब से अगर मैं आज दोबारा वही पैसे लेके मार्केट में निकलूं तो आई गेस अगेन मैं या तो यही ख़रीद लूँगा, या फिर जो अभी नई वाली हिमालयन आ रही है वो ख़रीद लूँगा. और क्या सेक्सी लग रही है यार नई वाली हिमालयन. पहले मुझे वो हीरो एक्सपल्स की जैसे लग रही थी, बट ऑन दी अदर हैंड कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब आप पहली बार देखते हो तो आपको बुरी लगती हैं, बट देन इवेंचुअली वो आपके ऊपर अब यू स्टार्ट टू लाइक इट मोर जैसे जैसे आप इसको और देखने लग जाते हो. तो हिमालयन के साथ मेरा कुछ ऐसा सा ही रिश्ता लगा कि मेरा को तो एक बारी को तो दिल करता है ये बेच के हिमालयन ख़रीद लूँ, बट आई लव दिस अ लॉट. तो इसलिए मैं बेच तो नहीं पाऊँगा. और अगर एक और बाइक ख़रीद डाली तो मुझे घर से ज़रूर निकाल दिया जाएगा. तो मेरे को फिर इन तीनों बाइकों में से किसी एक बाइक पे ही सोना पड़ेगा. तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. अब आखिरी क्वेश्चन मुझे लगता है इस बारे में बात कर लेते हैं कि मैट कलर इसका सस्टेनेबल है या नहीं. मैं हर बार ही भूल जाता हूँ मैं बाइक लगाता किधर हूँ. आई थिंक इधर ही लगाता हूँ. सस्टेनेबल है यार, बिल्कुल सस्टेनेबल है. पहली बात, आपको इसमें कोई शैम्पू नहीं लगाना, और दूसरा आपको इस पर कोई भी शाइनर नहीं लगाना. जो पॉलिश आती है पॉलिश नहीं करना इस पर. मैंने इसके ऊपर लेमिनेशन करवा रखी है. आई थिंक मैं थोड़ा सा स्टूपिड था ये सोचने में कि 2000 रुपये में PPF हो जाती है, और मेरे को लगा कि मैंने PPF करवाई है जबकि इट वाज अ लेमिनेशन. बट ऑन दी अदर हैंड लेमिनेशन भी ठीक ही काम कर रही है यार मेरी. कहीं कहीं जगह से फट रही है, बट मेरा काम चल रहा है. ऐसे कोई स्क्रैचेस आ नहीं रहे. जिस दिन उतार के देखेंगे, ये भी एक वीडियो बनाएंगे, दोबारा लेमिनेशन करवा लूँगा, ज़्यादा होगा इस पर. तो लेमिनेशन करवा सकते हो यार, सही काम करती है. आई थिंक दैट्स क्वाइट इट. यहीं पे ही ख़त्म करते हैं वीडियो को, और मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो पे. जो भी मुझे स्टूडियो बताएगा बनाने के लिए वैसी ही कोई एक वीडियो बनाएंगे ज़बरदस्ती. और अभी मैं ढूंढता हूँ पार्किंग. या पार्किंग का बड़ा पंगा है यार भैंस के यहाँ. ये देखो कुत्ते, देखो कहाँ सो रहे हैं आराम से. या कुत्ते सो रहे हैं, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही भैंस के. बताओ, सुसु के बीच में पार्किंग करनी पड़ रही है. चलो अभी के लिए इतना ही. यहाँ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन. कीप वॉचिंग, कीप लविंग.